जय हिंद साहब। आज हम एक बड़ी महत्वपूर्ण विधि पढ़ने जा रहे हैं। सबका ध्यान यहां हो और ऊर्जावान होकर के बैठे। कौन सी विधि? अरे बोलो तो, कौन सी विधि? हालांकि ये मनोविज्ञान का विषय है और मनोविज्ञान में आते हैं हर्बर्ट महोदय, लेकिन अपन इसको यहां भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हर्बर्ट विधि, देखो इस विधि के प्रतिपादक का नाम था J.F. हर्बर्ट। अमेरिका के शिक्षा शास्त्री हैं ये। पूरा नाम है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने दैनिक पाठ योजना, बीएड में पाठ योजना बनाते हो ना आप, दैनिक पाठ योजना पे सबसे पहले काम ही इन्होंने किया। इसलिए हर्बर्ट महोदय को दैनिक पाठ योजना का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक पाठ योजना का क्या कहते हैं भैया? जनक कहते हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, उसमें 4 पद थे: स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि। मतलब इन्होंने जो अपनी विधि प्रतिपादित की उसमें कितने चरण थे? 4 चरण। कितने पद थे? 4 पद थे। कौन कौन से? स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था, विधि। लेकिन हुआ क्या, इनके ये पद प्रणयन के बाद, इनके इस सिद्धांत के प्रतिपादन के कुछ दिनों बाद इनका विरोध हो गया। लोगों ने इसको अस्वीकार कर दिया। तो इनके 3 शिष्य थे। इनके कितने शिष्य थे? 3 शिष्य थे। एक था जीलर, एक था हर्बर्ट स्पेंसर और एक था राइन। ये 3 इनके शिष्य थे। इन 3 शिष्यों ने अपने गुरु जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, नाम में ध्यान रखना, उनका नाम J.F. हर्बर्ट है और इनके एक शिष्य का नाम हर्बर्ट स्पेंसर है। तो ध्यान देना, दोनों अलग अलग लोग हैं, ठीक है? कि कहीं हर्बर्ट को कॉमन करने के चक्कर में आप एक समझ बैठो या गड़बड़ कर दो। ध्यान देना, 3 शिष्य हैं। कौन कौन? जीलर, हर्बर्ट स्पेंसर और राइन। इन तीनों ने क्या किया, अपने गुरु द्वारा प्रतिपादित 4 पदों में कुछ चेंजमेंट किए। सबसे पहला चेंजमेंट किसने किया? जीलर ने। जीलर ने जो पहला पद है ना, कौन सा? स्पष्टता, उसको इन्होंने 2 भागों में बांटा। एक तो भाग कर दिया इन्होंने प्रस्तावना। क्या कर दिया? और दूसरा भाग कर दिया प्रस्तुतिकरण। क्या कर दिया? प्रस्तुतिकरण। इन्होंने 2 भागों में पहले पद को बांट दिया। फिर ये जो है हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, इन्होंने बाकी के दूसरा भाग क्या था? संबद्धता। कौन सा था? संबद्धता। तीसरा क्या था? व्यवस्था। और अगला क्या था? विधि। इनको नए नाम दे दिए। इनको क्या दे दिए? नए नाम। संबद्धता को क्या नाम दिया? बोलो। तुलना व संबंध। क्या नाम दिया? और इस व्यवस्था को व्यवस्था नाम भी दिया और नियमीकरण या सामान्यीकरण नाम दे दिया, ठीक है? और ये जो चौथा है विधि, इसको प्रयोग और अभ्यास नाम दे दिया। प्रयोग व अभ्यास, ठीक है? ये काम किसने कर दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। फिर तीसरा शिष्य कौन आया? राइन ने क्या कहा? राइन ने एक नई बात कही, ध्यान से समझना। प्रस्तावना क्या होती, थोड़ा तो जानते ही हो। प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान की खोज होती है। आप कक्षा में जो पाठ पढ़ाने गए तो आप चाहेंगे कि उस पाठ के बारे में आपके विद्यार्थी पहले से कितना जानते हैं, ये चेक करना चाहेंगे, ठीक है? क्योंकि हर्बर्ट महोदय का एक कहना था कि पूर्व पाठ को नए पाठ के साथ जोड़, नए पाठ के साथ पूर्व पाठ को के साथ जोड़ दें तो ज्ञान आसानी से सीखा जा सकता है। भाई जो आपने पहले से सीख रखा है और जो नया सिखाने वाले हैं, उन दोनों को रिलेटेड कर दें तो ज्यादा बेहतर है। और आप पाठ कहां से पढ़ाएंगे, किस स्तर से पढ़ाएंगे, ये करने के लिए आपको ये तो जांचना पड़ेगा ना कि आपके विद्यार्थी उसके बारे में पहले से कितना जानते हैं। तो वो कितना जानते हैं उसे ही क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में किस ज्ञान की खोज होती है? बोलो। और प्रस्तुतिकरण में क्या दिया जाता? नया ज्ञान। अरे जो नया पाठ पढ़ाने वाले हो वो किस में आएगा? पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण अंगी कौन है? तो इसमें तो होता है पूर्व ज्ञान प्रस्तावना में, और प्रस्तुतिकरण में होता नवीन ज्ञान, नया ज्ञान। तो राइन महोदय ने कहा कि बीच में एक नया पद होना चाहिए जो पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को जोड़ने का काम करे, बीच की कड़ी का काम करे। और उसको इन्होंने क्या बोला? उद्देश्य कथन। क्या बोला?
और उद्देश्य कथन को प्रस्तावना का एक उपपद बना दिया, अलग से पद नहीं बनाया, प्रस्तावना में शामिल कर दिया उद्देश्य कथन को। तो कुल कितने पद हो गए? 5। 1 2 3 4 5। भाई उद्देश्य कथन तो प्रस्तावना का ही उपपद हो गया, तो कितने पद हुए नए? 5। और इन्होंने अपने गुरु J.F. हर्बर्ट के नाम पर इस विधि को आगे बढ़ाया, इसलिए इसको क्या कहा गया? हर्बर्टीय विधि। क्या कहा गया? हर्बर्टीय विधि। 5 पद है, इसलिए इसको हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली भी कहा गया। तो ये विधि कैसे आई, ये कंसेप्ट तो पल्ले पड़ गया आपको। क्या हुआ पुनः देखना। अमेरिका के एक शिक्षा शास्त्री है, नाम क्या बोलो जरा, क्या नाम आप भी बोलो? J.F. हर्बर्ट। पूरा नाम क्या है? जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। इन्होंने दैनिक पाठ योजना पे सबसे पहले काम किया, इसलिए इनको क्या कहते हैं? दैनिक पाठ योजना का जनक। इनके द्वारा प्रतिपादित विधि में कितने पद थे? 4। कौन कौन से? स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था, विधि। कुछ दिनों में इसका विरोध हो गया। विरोध हो गया तो इनके 3 शिष्य सामने आए। कौन कौन से? जीलर, हर्बर्ट स्पेंसर, राइन। जीलर ने क्या किया? स्पष्टता को 2 भागों में बांटा। क्या क्या? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण। फिर साहब हर्बर्ट स्पेंसर ने तीनों को नए नाम से लॉन्च किया, नई पैकेजिंग के साथ। संबद्धता को तो क्या कहा? व्यवस्था को क्या कहा? और विधि को क्या कहा? फिर कौन आया? राइन ने प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में एक नया उपपद जोड़ा। क्या? क्योंकि राइन का यह मानना था कि प्रस्तावना में पुराने ज्ञान की खोज करोगे और प्रस्तुतिकरण में नया ज्ञान दोगे, तो बीच में एक ऐसी चीज भी होनी चाहिए जो दोनों को जोड़ने की कड़ी हो, जो पूर्व ज्ञान की आधारशिला पर खड़ी हो और नए ज्ञान का आभास कराती हो। उसको हम क्या कह देंगे? उद्देश्य कथन। तो कुल मिलाकर के कितने पद हुए? 5। और इस पंचपदीय प्रणाली को इन्होंने अपने गुरु को समर्पित किया। किसको? जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट को। किसको हो किया समर्पित? जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट को। इसलिए विधि का नाम क्या हो गया? हर्बर्टीय विधि या हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। अब इसमें कितने पद हो गए जी? 5। अब देखना, ध्यान से समझना। प्रथम पद, प्रथम पद क्या हुआ? बोलो। प्रस्तावना। और इसी में एक उपपद क्या हो गया? उद्देश्य कथन। ठीक है जी, ये पहला पद हुआ। प्रस्तावना क्या होती है? पुराने ज्ञान की खोज। भाई प्रस्तावना मानी क्या होती? पूर्व ज्ञान की खोज। कैसे होता है? आप कक्षा में गए, कोई पाठ पढ़ाने आप जा रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके विद्यार्थी उसके बारे में कितना जानते हैं ये चेक करना चाहेंगे। उसके लिए आप प्रतिदिन अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं अपना सकते हो। अमूमन आप इसमें 4-5 प्रश्न करते हैं। आपने प्रश्न किया, आपके विद्यार्थियों ने उत्तर दिया, आपने उनके उत्तर से प्रश्न चालू किया, उन्होंने फिर उत्तर दिया, फिर उत्तर से आपने प्रश्न चालू किया, फिर उन्होंने उत्तर दिया, फिर आपने अंतिम प्रश्न समस्यात्मक छोड़ दिया, चिंतन करने वाला छोड़ दिया। ठीक है, अब विद्यार्थी सोचने को मजबूर हो गए। तो आपने बच्चे उसके बारे में कितना जानते ये चेक कर लिया, और अंतिम प्रश्न कैसा छोड़ दिया? समस्यात्मक, ताकि बच्चे सोचने को क्या हो? मजबूर हो, चिंतन करें। अब वो भाई 3 प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दे दिए, तो उनको कॉन्फिडेंस आया कि हम जानते हैं। चौथा वो नहीं दे पाए, तो उनमें एक जिज्ञासा जन्म लेगी, हाँ यार ये हम नहीं जानते, ये आज हमें गुरुजी पढ़ाने वाले हैं। फिर आपने क्या प्रस्तुत किया? बोलो। उद्देश्य कथन सरल, स्पष्ट और रोचक होना चाहिए। उद्देश्य क्या होगा? पूर्व ज्ञान की नींव पर खड़ा होगा और आने वाले ज्ञान का क्या देगा? आभास, ताकि उनकी जिज्ञासा और बलवती हो जाए, आप उस पाठ का महात्म्य स्पष्ट कर पाए। और ये दोनों ही चीजें बच्चों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। प्रस्तावना में एक चीज का ध्यान और रखना चाहिए, प्रस्तावना प्रतिदिन परिवर्तनशील होनी चाहिए। प्रतिदिन एक ही तरीका अपनाएंगे ना, जो बच्चों की रोचकता खत्म हो जाएगी। वो आपके आने से पहले ही अंदाज लगा लेंगे, अभी आएंगे गुरुजी रातें यही करेंगे, हाँ जी खड़े हो जाओ, पर्यायवाची बताओ, है ठीक है, वो रोचकता खत्म हो जाएगी, नीरसता आ जाएगी। इसलिए प्रस्तावना प्रतिदिन क्या होनी चाहिए? परिवर्तनशील, नए नए ढंग का प्रयोग होना चाहिए। अब साहब कौन सा पद आया? बोलो। ये क्या है? क्या है? पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या करना है भैया? आपको जो नया ज्ञान है वो बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है। इसमें कई प्रकार की चीजें होंगी, छात्र क्रियाएं होंगी, अध्यापक क्रियाएं होंगी, शिक्षण बिंदु का विश्लेषण होगा, सहायक सामग्री होगी, श्याम पट्ट का सारांश कार्य होगा, कई प्रकार के बिंदु। आपको बड़े प्रभावशाली ढंग से जो पाठ बच्चों को देना है वो प्रेजेंट करना, उसी को क्या बोलेंगे? प्रस्तुतिकरण। अब तीसरा पद क्या है जी? अरे बोलो।
तुलना व संबंध। देखना, आपने प्रस्तावना में किसकी खोज की? अरे बोलो, किसकी खोज की? और प्रस्तुतिकरण में कौन सा ज्ञान दिया? तो अब आपको उस पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान की क्या करनी है, और आपस में क्या स्थापित करना है? संबंध। अरे भाई, पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान की तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, तो ज्ञान और आसानी से हृदयस्थ हो जाएगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर चौथा पद कौन सा आ गया भैया? अरे बोलो, सामान्यीकरण। क्या बोलेंगे? इसको सामान्यीकरण भी बोल सकते हैं, इसको नियमीकरण भी बोल सकते हैं, इसको व्यवस्था भी बोल सकते हैं, इसको पुनरावलोकन भी बोल सकते हैं, इसको सिद्धांत निरूपण भी बोल सकते हैं। अरे भाई, आपने तीसरे पद में क्या किया था? बोलो, तुलना और संबंध किया था। तो तुलना और संबंध करोगे तो कोई नया निष्कर्ष भी तो निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आपने पूरे ज्ञान का दोबारा क्या किया? अवलोकन। और उस अवलोकन से कोई नया क्या निकाला? सिद्धांत। तो सिद्धांत निरूपण। सिद्धांत निरूपण को क्या बोलते हैं भाई? नियमीकरण। भाई, आपने पुराने ज्ञान और नए ज्ञान की तुलना की, अब उस तुलना से आप क्या निकाल रहे हो? नया कोई निष्कर्ष निकाल रहे हो। ठीक है, अब उस निष्कर्ष की जांच करोगे आप, विभिन्न परिस्थितियों में उसका क्या करोगे? आप प्रयोग करोगे, और बार बार आप क्या करोगे? और अभ्यास के लिए आप गृह कार्य भी देंगे। ठीक है, गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? ताकि बच्चा नवीन परिस्थितियों में उस ज्ञान का प्रयोग करना सीखे। बार बार प्रयोग करने से ज्ञान हृदयस्थ हो जाता है। तो ये कौन सी विधि हो गई आपकी? हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली हो गई। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर आधारित है, इसलिए इसको कौन सी विधि कहते हैं? बोलो, मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। लेकिन विज्ञान विषय का शिक्षण इस विधि से संभव नहीं है। कौन सी विधि? हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। समझ में आई? अरे समझ में आयो? एक बार दोबारा रिपीट करो, बोलो, ताकि ये याद हो जाए। तथ्य याद करने वाले अधिक हैं। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं भैया? जोर से बोलो, कौन सी विधि? प्रतिपादक कौन है? पूरा नाम क्या है? ये महोदय है कहाँ के जी? इनको क्या कहा जाता है? इनके सिद्धांत में कितने पद थे? कौन कौन से? स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था, विधि। विरोध हुआ तो कितने शिष्य आए? पहले कौन आया? जीलर ने स्पष्टता को कितने भागों में बांटा? क्या क्या? प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। ठीक है, फिर कौन आए? हर्बर्ट स्पेंसर ने संबद्धता को क्या नाम दिया? और संबंध, ये संबंधा मत कर देना, हाँ? और व्यवस्था को क्या नाम दिया? नियमीकरण या सामान्यीकरण। और विधि को क्या नाम दिया? प्रयोग व अभ्यास। और उद्देश्य कथन की परिकल्पना किसने की? तो कुल कितने पद हो गए? प्रस्तावना में किसकी खोज होगी? बोलो, प्रस्तावना प्रतिदिन परिवर्तनशील होनी, प्रस्तावना बच्चों के स्तर के अनुकूल होनी, अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होना। फिर आप क्या करेंगे भैया? बोलो, उद्देश्य कथन सरल, स्पष्ट और रोचक होना। उद्देश्य कथन क्या है? पुराने ज्ञान और नए ज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी। और पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? इसमें नवीन ज्ञान प्रस्तुत बच्चों के सामने किया जाता है। इसमें छात्र क्रियाएं, अध्यापक क्रियाएं, शिक्षण बिंदु, शिक्षण विधि, श्याम पट्ट सारांश कार्य। फिर तीसरा पद कौन सा है? पुराने ज्ञान और नए ज्ञान की क्या करेंगे? और आपस में क्या स्थापित करेंगे? और उससे आप नया क्या निकालेंगे? नियम। क्या निकालेंगे? और नियमीकरण को ही क्या कहते हैं? सामान्यीकरण। इसमें पूरे ज्ञान का एक बार क्या करेंगे आप? अवलोकन। और नए सिद्धांत की क्या करेंगे? स्थापना। और उस नया जो निष्कर्ष निकाला, उस निष्कर्ष को आप नई नई परिस्थितियों में प्रयोग करके देखेंगे। तो पांचवा बिंदु क्या हो गया? प्रयोग और अभ्यास। प्रयोग और अभ्यास। और जब तक एनसीईआरटी ने नए शिक्षण उपागम की खोज नहीं की, तब तक भारत में दैनिक पाठ योजना हर्बर्ट विधि के आधार पर ही बनती रही। तो लिखिए, हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि प्रतिपादक J.F. हर्बर्ट, जॉन
फ्रेडरिक हर्बर्ट, अमेरिका, अमेरिका। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, अमेरिका। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, अमेरिका। लिखवाएं, लिखो। J.F. हर्बर्ट, J.F. हर्बर्ट अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। J.F. हर्बर्ट अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने दैनिक पाठ योजना के निर्माण के लिए सबसे पहले दैनिक पाठ योजना के निर्माण के लिए सबसे पहले 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। दैनिक पाठ योजना के निर्माण के लिए सबसे पहले 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अतः इन्हें दैनिक पाठ योजना का जनक कहा जाता है। अतः इन्हें दैनिक पाठ योजना का जनक कहा जाता है। अतः इन्हें दैनिक पाठ योजना का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा प्रतिपादित विधि में निम्न 4 पद थे। इनके द्वारा प्रतिपादित विधि में निम्न 4 पद थे। स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था, विधि। स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था, विधि। बढ़ो आगे। अगली पंक्ति में लिखिए, कुछ समय बाद इन चारों सिद्धांतों का विरोध हो गया। कुछ समय बाद इन चारों सिद्धांतों का विरोध हो गया। अगली पंक्ति में लिखिए, J.F. हर्बर्ट के 3 शिष्य थे। J.F. हर्बर्ट के 3 शिष्य थे। J.F. हर्बर्ट के 3 शिष्य थे। नाम लिख लो, जीलर, हर्बर्ट स्पेंसर, राइन। जीलर, हर्बर्ट स्पेंसर, राइन। लिखवाऊं आगे। अगली पंक्ति में लिखिए, इन तीनों शिष्यों ने मिलकर
चारों सिद्धांतों को आधार बनाकर, चारों सिद्धांतों को आधार बनाकर चारों सिद्धांतों को आधार बनाकर 5 पद निर्मित किए। चारों सिद्धांतों को आधार बनाकर 5 पद निर्मित किए। ठीक भाई, आधार तो ये 4 पद ही थे। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखिए, सबसे पहले जीलर ने, सबसे पहले जीलर ने स्पष्टता के सिद्धांत के आधार पर, सबसे पहले जीलर ने स्पष्टता के सिद्धांत के आधार पर 2 पद बनाए, 2 पद बनाए, 2 पद बनाए। ऐसे कैसे बना ला? दो पद बनाए, स्पष्टता को 2 भागों में बांटा, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण। बना लिए? अगली पंक्ति में लिखो, शेष तीनों सिद्धांतों के आधार पर, शेष तीनों सिद्धांतों के आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर ने, शेष तीनों सिद्धांतों के आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर ने 3 पद निर्मित किए, 3 पद निर्मित किए, 3 पद निर्मित किए। लिख लीजिए। लिखवाओ आगे, लिख लिए तीनों। लिखो अगली पंक्ति में, अंत में राइन ने माना कि, अंत में राइन ने माना कि छात्रों को, अंत में राइन ने माना कि छात्रों को प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान, अंत में राइन ने माना कि छात्रों को प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान व प्रस्तुतिकरण में नवीन ज्ञान दिया जाता है। प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान व प्रस्तुतिकरण में नवीन ज्ञान दिया जाता है। अतः इन दोनों को जोड़ने के लिए, अतः इन दोनों को जोड़ने के लिए उद्देश्य कथन, इन्वर्टेड में बंद करना, अतः इन दोनों को जोड़ने के लिए उद्देश्य कथन नामक
उपपद दिया, उद्देश्य कथन नामक उपपद दिया, उद्देश्य कथन नामक उपपद दिया। बना लो। और जैसे उन्होंने स्पष्टता को दो भागों में बांटा था ना, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, उनके बीच में एक उद्देश्य कथन नामक उपपद दे दिया, प्रस्तावना का उपपद है, ऐसे पूरा बना हुए। लिखवाऊं आगे? ये बना लिया? प्रस्ताव स्पष्टता को दो भागों में बांट रखा था उन्होंने, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण, उसके बीच में एक नया उपपद दे दिया, कौन सा? उद्देश्य कथन। लिखो, इस प्रकार चारों सिद्धांतों के आधार पर, इस प्रकार चारों सिद्धांतों के आधार पर, इस प्रकार चारों सिद्धांतों के आधार पर कुल 5 पद निर्मित हुए। इस प्रकार चारों सिद्धांतों के आधार पर कुल 5 पद निर्मित हुए, जिनका नामकरण J.F. हर्बर्ट के नाम पर किया गया, जिनका नामकरण J.F. हर्बर्ट के नाम पर किया गया, जिनका नामकरण J.F. हर्बर्ट के नाम पर किया गया, अतः इसे, जिनका नामकरण J.F. हर्बर्ट के नाम पर किया गया, अतः इसे हर्बर्टीय विधि, अतः इसे हर्बर्टीय विधि या हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली कहा जाता है। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली कहा जाता है, अतः इसे हर्बर्टीय विधि या हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली कहा जाता है। लिख लो 5 पद सिस्टमेटिकली ढंग से। पहला पद प्रस्तावना या उद्देश्य कथन इसमें शामिल है, ये समझ लेना आप इस बात को। पहले यहां प्रस्तावना ही लिख लो, उद्देश्य कथन लिखो ही मत आप, क्योंकि पहले लिख चुके हैं, ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। ये 5 पद लिखे। दूसरा पद प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना व संबंध, चौथा सामान्यीकरण, नियमीकरण या व्यवस्था या पुनर्वलोकन या सिद्धांत निरूपण, और 5वां पद प्रयोग व अभ्यास।
लिख लिए भैया? हाँ, आराम आराम से लिखिए। इसके सब नाम लिखना। चौथे पद के सामान्यीकरण, नियमीकरण, व्यवस्था, पुनरावलोकन, सिद्धांत, निरूपण। ये हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली के पांचों पद हो गए। लिखें अब? बढ़ो आगे? अरे हाँ हूं तो बढ़ो। तो पहला पद लिखो, प्रस्तावना। प्रस्तावना, प्रथम पद प्रस्तावना। और लिखो, यह पाठ योजना का, यह पाठ योजना का प्रथम व महत्वपूर्ण अंग है। यह पाठ योजना का प्रथम व महत्वपूर्ण अंग है। अगली पंक्ति में लिखिए, प्रस्तावना में, प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान के आधार पर, प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान के आधार पर अध्यापक, प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान के आधार पर अध्यापक किसी कहानी, किसी कहानी, कविता, चित्र, चित्र आदि द्वारा प्रश्न करता है, आदि द्वारा प्रश्न करता है। भाई किसी कहानी को, किसी कविता को, किसी चित्र को आधार बना करके अध्यापक बच्चों से क्या करेगा भैया? प्रश्न करेगा। प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या रहेगा? ताकि उनके पूर्व ज्ञान की जांच हो सके। जो पाठ वो पढ़ाने जा रहा है उससे संबंधित विषय वस्तु को पहले से वो कितना जानते। अगली पंक्ति में लिखिए, प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न, प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न, प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न समस्यात्मक व नकारात्मक होना चाहिए। प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न समस्यात्मक या नकारात्मक होना चाहिए। समस्यात्मक मानी वो उस पर सोचने पे मजबूर हो, नकारात्मक मानी वो उसका उत्तर न दे पाए। न दे पाए तभी तो उसके मन में जिज्ञासा आएगी, उत्कंठा जागेगी, ताकि वो आगे जाने। ठीक है, अब इसी में एक बिंदु नोट 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 लगाइए, नोट नोट लगाइए, नोट। प्रस्तावना, नोट में लिखिए, प्रस्तावना क्रमबद्ध, प्रस्तावना क्रमबद्ध, छात्रों के अनुकूल, प्रस्तावना क्रमबद्ध, छात्रों के अनुकूल, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील व प्रासंगिक होनी चाहिए। परिवर्तनशील व प्रासंगिक, प्रसंग से जुड़ी हुई, जो पाठ पढ़ाने जा रहे हो उस पाठ से जुड़ी हुई हो। ऐसा नहीं कि आप बात दीपावली की कर रहे हो और प्रश्न होली के कर रहे हो, ऐसा नहीं। प्रस्तावना क्रमबद्ध हो, छात्रों के अनुकूल हो, तकरीबन बदलती रहनी भी चाहिए। ठीक है, और जो पाठ पढ़ा रहे उससे जुड़ी हुई भी होनी चाहिए। अब इसी में एक बिंदु लगा लो, उद्देश्य कथन। पहला पद पढ़ रहे हैं ना अपन, तो इसी में ऐसे एक लगा करके लिख दो, उद्देश्य कथन। नोट में नहीं, नोट पर लिखना अपराध है। सही बात कही ना मैंने, नोट पर लिखना कानूनन। पहला बिंदु लिखो, उद्देश्य कथन। इसमें लिखो, इसमें प्रस्तावना के समस्यात्मक प्रश्न के आधार पर, इसमें प्रस्तावना के समस्यात्मक प्रश्न के आधार पर, इसमें प्रस्तावना के समस्यात्मक प्रश्न के आधार पर जो नवीन ज्ञान देना है,
जो नवीन ज्ञान देना है उसका आभास होता है, उसका आभास होता है। भाई हमने क्या लिखा इसमें कि प्रस्तावना में जो लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ा ना आपने, समस्यात्मक या नकारात्मक, उसके आधार पर जो आगे जाकर के नया ज्ञान देना उसका आभास किसमें हो जाता है? उद्देश्य कथन में। अगली पंक्ति में लिखिए, उद्देश्य कथन की भाषा, उद्देश्य कथन की भाषा सरल, उद्देश्य कथन की भाषा सरल, स्पष्ट, सरल, स्पष्ट वह बोधगम्य होनी चाहिए। बोधगम्य मानी समझ में आने वाली। मैंने लिख दिया बोर्ड पे, गड़बड़ मत कर देना, बुद्धगम्य लिख दो कहीं। सरल, स्पष्ट व बोधगम्य होनी चाहिए। अगली पंक्ति में लिखिए, नोट लगाइए। लिखो, उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन प्रस्तावना व प्रस्तुतिकरण को, उद्देश्य कथन प्रस्तावना व प्रस्तुतिकरण को जोड़ने वाली कड़ी है। उद्देश्य कथन प्रस्तावना व प्रस्तुतिकरण को जोड़ने वाली कड़ी है। सही बात है। प्रस्तावना में पुराना ज्ञान की खोज हुई, प्रस्तुतिकरण में नया ज्ञान देने वाले हो, तो उनको बीच में जोड़ने वाली व्हाइट सीमेंट कौन है? उद्देश्य कथन। तो अब दूसरा पद लिखो, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। लिखो साहब, पाठ योजना का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग। लिखो, पाठ योजना का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग। ठीक है। इसमें क्या करना है जी? नया ज्ञान देना है। तो लिखिए, इसमें छात्रों के समक्ष, इसमें छात्रों के समक्ष नवीन ज्ञान, नया ज्ञान, नवीन ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। इसमें छात्रों के समक्ष नवीन ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। अगली पंक्ति में लिखिए, इसमें प्रसंग के अनुसार, इसमें प्रसंग के अनुसार सहायक सामग्री, इसमें प्रसंग के अनुसार सहायक सामग्री जैसे मॉडल, मॉडल काम में लेते हैं ना पढ़ाते समय, जैसे मॉडल, चित्र आदि, इसमें प्रसंग के अनुसार सहायक सामग्री जैसे मॉडल, चित्र आदि का प्रयोग करते हुए, आदि का प्रयोग करते हुए विषय वस्तु को, आदि का प्रयोग करते हुए विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से, विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से शिक्षक द्वारा, विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रभावी ढंग से शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके निम्न 6 बिंदु होते हैं। इसके निम्न 6 बिंदु होते हैं। अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण बिंदु,
या विषय वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस। सहायक सामग्री, श्याम पट्ट सारांश कार्य, श्याम पट्ट सारांश कार्य, श्याम पट्ट सारांश कार्य, 6 बिंदु इसमें होते हैं। भाई इसमें अध्यापक की क्रियाएं भी इसी में होंगी, छात्रों की क्रियाएं भी होंगी, शिक्षण विधि कौन सी काम में लेने वाले हो, कौन सा कंटेंट है आपके पास, कौन सी सहायक सामग्री काम में लेने वाले हो, और श्याम पट्ट पे जो काम करोगे वो, ये भी इसी में शामिल होगा। बाकी इसके बिंदुओं को अपन चर्चा करेंगे अगली कक्षा में, ठीक है। तब तक की कक्षा को विश्राम देते हैं। ओके, जय हिंद।